नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हालांकि अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये ऐसी एक हैरत अंगेज कहानी है जिसके जब हम क्लाइमेक्स पर पहुंचेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई क्या दिमाग लगाया, क्या खेल है। इस दुनिया में यूँ तो बहुत सारे देश हैं। एक देश है जिसका नाम है मोनाको। मोनाको इसलिए मशहूर है क्योंकि एक तो ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। जो इटली में वेटिकन सिटी है जहाँ पोप रहते हैं, उसे कहते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश। और उस वेटिकन सिटी के बाद अगर दुनिया का सबसे कोई छोटा देश है तो मोनाको। अब छोटा देश कितना बड़ा, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है ये देश। सिर्फ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के दायरे में करीब 42-43 हज़ार 40 से 43,000 के बीच पॉपुलेशन, यानी 40,000 से 43,000 लोगों की आबादी। इससे 3 गुना तो कल अहमदाबाद के स्टेडियम में थे। तो 42-43 हज़ार की पॉपुलेशन, 2 किलोमीटर का एरिया, और उस एरिया में बसा हुआ ये मोनाको। लेकिन ये छोटा होने के बावजूद बहुत बड़ी कमाल का बड़ा देश है। क्यों? दुनिया की जितनी नामचीन हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, स्टार, शाही परिवार, ये सब छुट्टियां मनाने इसी मोनाको में जाते हैं, 2 किलोमीटर के एरिया में जो फैला हुआ है। उसकी वजह क्यों? एक तो मोनाको, ये एक तरफ इसके इटली और एक तरफ फ्रांस, दोनों सरहदें लगती हैं, और बीच में ये 2 किलोमीटर का एक आज़ाद देश जहाँ राजशाही है। तो मोनाको की खासियत ये है, एक तो ये टैक्स हेवन है, जैसे स्विस बैंक के बारे में। नंबर 2, जो बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ, उन्होंने अपने बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं। साल में 1-2 महीने आते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं और चले जाते हैं। इस मोनाको की खासियत यह है कि यहाँ एक मैन मेड बीच है समंदर का, बेहतरीन कैसीनो है, यहाँ पे डिज़ाइनर शॉपिंग है, खूबसूरत बार्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी चीज़ें छुट्टियां मनाने के लिए एक आइडियल जगह मोनाको। तो इसीलिए दुनिया के तमाम रईस यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं ये जो मोनाको 42 से 43 हज़ार मैंने बताया आपको आबादी, इसमें से ज़्यादातर अरबपति हैं जो वहाँ के सिटीज़न हैं, जो रहते हैं, जो उनके स्टाफ हैं, बाकी लोग हैं, वो भी लखपति से कम नहीं है। तो मतलब अमीरों का देश ये खुद ही है जहाँ सारे अरबपति रहते हैं। तो इसी मोनाको की कहानी है। कहानी 31 साल पुरानी है। 1990 आते आते मोनाको में, चूँकि एक मोनाको देश के तौर पर लोगों की नज़रों में था, बड़े बड़े लोग आते थे, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने यह तय किया कि क्यों ना जो बहुत सारे लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं, बंगला लेकर रहते हैं, 1-1 महीना 2-2 महीना चले जाते हैं, तो एक तो इनके लिए टैक्स हेवन ही है। साथ ही जब वो आएँ तो अपने पैसे, जेवर, ये सब रखने के लिए कोई एक ऐसा मजबूत और बेहद सेफ बैंक होना चाहिए। और उस बैंक में एक नॉमिनल चार्ज फीस के बदले में उनकी सारी अमानतें सुरक्षित रहेंगी। तमाम अरबपतियों से, बाकी लोगों से बातचीत की हुई, तो उन्हें भी लगा कि ये ठीक है, सेफ़ है। हालांकि वो बड़ा सेफ कंट्री है अपने आप में। तो बातचीत रंग लाई। उसके बाद यह हुआ कि एक बैंक बनाया जाए मोनाको में, और उस बैंक में तमाम अमीर हस्तियाँ जो आती हैं वो अपने कीमती गहने, पैसे उसमें रखें और बदले में थोड़ी सी फीस उनसे ली जाएगी, वरना इधर उधर कहाँ लेके भटकते रहेंगे। अब चूँकि दुनिया के सारे रईस लोग वहाँ आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हॉलीवुड स्टार, तो बहुत सारे पैसे और सारी कीमती चीज़ें भी होंगी। तो बात तय हो गई। इसके बाद 1990 में एक 5 एकड़ के एरिया में एक ज़मीन पर एक बिल्डिंग बनी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुरक्षित। और उसी बिल्डिंग पर खड़ा हुआ मोनाको का एक बैंक। उस बैंक का नाम रखा गया रॉयल कंसोर्टियम बैंक। तो ये रॉयल कंसोर्टियम बैंक उन लोगों के लिए जो अमीर लोग थे, वहाँ अपना सामान रख सकते थे। तो अब इस रॉयल बैंक में 1990 में ये चालू हो गया, ठीक ठाक बैंक काम करने लगा। दिसंबर 1992, 11 दिसंबर 1992 की तारीख आई। सुबह बैंक खुला, बैंक के स्टाफ तमाम लोग वहाँ अपने टाइम पर थे, करीब 70 से 90 के बैंक कर्मचारी थे। अचानक
बैंक के सारे दरवाजे बंद हो गए और बाहर एक मैसेज दिया गया कि बैंक को बैंक लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ जितने भी स्टाफ थे उन सबको बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में ले रखा है, और उन बैंक स्टाफ के अलावा उसमें एक कस्टमर भी था, और वो कस्टमर भी अरबपति, क्योंकि उस बैंक में वही लोग जाते थे। अब ये बात जब बाहर मैसेज पहुंचा और उन्होंने, उनके पास वॉकी टॉकी ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने अंदर से धमकी देनी शुरू की, लाउड स्पीकर और वो सारे जो बैंक का सिस्टम था उसके ज़रिए कि ये बैंक हमारे अब कब्ज़े में है, और अगर पुलिस ने अंदर आने की कोशिश की या कुछ किया तो ये जो 70 से 80 के करीब जो भी बंधक हैं इन सबको मार डालेंगे। अब मोनाको के लिए बड़ी अजीब चीज़ थी, सीधा साधा देश, कभी ऐसी कोई इंसिडेंट या वारदात नहीं हुई। अब हायर अथॉरिटी तक बात गई, पुलिस की सारी टीम, उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां, सारे लोग बैंक के चारों तरफ बैंक को घेर कर खड़े हो गए। अब इस बैंक का ये था कि एक तो मेन रोड की तरफ मेन रास्ता था, एक तरफ पार्क, और बैंक के पिछले हिस्से में वो जो पिछला हिस्सा था वो समंदर की तरफ खुलता था। वहाँ पे तमाम किनारा था एक तरह से समंदर का, तो वहाँ तमाम नाव और ये बोट वोट ये सब खड़े रहते थे बैंक के बैक साइड में। अब बैंक की रॉबरी की खबर पूरे मोनाको में हड़कंप मच गया। अब बातचीत का दौर शुरू हुआ कि भाई आप क्या चाहते हो, क्या करते हैं। और जिस दिन ये 11 दिसंबर 1992 को ये लोग घुसे थे, तब रफली उस बैंक के अंदर करीब 10,000 करोड़ इंडियन करेंसी में, था US डॉलर और यूरो में, लेकिन उसको कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में तो 10,000 करोड़ रुपीस के कैश और ज्वेलरी, हीरे सोने के जेवरात लॉकर में रखे हुए थे, करीब करीब 80-90 लोगों के, सबसे ज़्यादा जो थे। अब बातचीत का दौर शुरू हुआ, क्या चाहते हो, क्या करते हो। तो एक दो लोगों ने बात की, भैया अपना डिमांड बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो पहले आप लोग, पहले डिमांड ये कि कोई बैंक के आसपास नहीं आएगा, वरना हम एक एक कर बंधकों को मार देंगे। इस दौरान में बैंक के अंदर से वो जो सिस्टम था लाउड स्पीकर वाला, उसके अंदर से आवाज़ें आ रही, लोगों के चीखने की, धमकी देने की कि बैठ जाओ, गोली मार देंगे, शूट कर देंगे। तो बाहर जब इसे ये आवाज़ आए तो और भी डर जाए। अब सारे बंधकों को एक हॉल के अंदर बंद कर दिया गया। थोड़ा वक्त बीता, अब बाहर से जो नेगोशिएट कर रहे थे, एक नेगोशिएटर मोनाको की, पुलिस के मोनाको के, उन्होंने कहा आप अपनी डिमांड बताओ, इन लोगों को छोड़ दो। तो उसने कहा नहीं, हम किसी एक शख्स से बात करेंगे और वो नेगोशिएटर कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप बताओ, हमारे सीनियर आ जाएंगे, कमिश्नर आ जाएगा, जो भी है। तब उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम करो, मिस्टर जॉनसन नाम के एक नेगोशिएटर हैं, आप उनको यहाँ बुलाओ। अब पुलिस को लगा कि ये क्या नई बला है। अब 2 किलोमीटर पे बसा हुआ एरिया, कोई भी कितनी दूर पे हो बहुत जल्दी पहुँच सकता है। यहाँ करीब 80 लोगों की जान का सवाल। जॉनसन को खबर दी गई कि भाई आप आइए, आपसे ही जो बैंक रॉबर है अंदर बात करना चाहता है। अब जॉनसन की कहानी है कि जॉनसन जो है वो रहने वाले जर्मन के, लेकिन शिपिंग का बिजनेस और मोनाको में उनकी अपनी हवेली, बंगला, अरबपति आदमी, और उनका भी इस बैंक में अकाउंट। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर थे, ये बिजनेस से उन्होंने सीखा था। तो इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब कोई रॉबरी हुई या किसी को किडनैप कर लिया गया, कभी जर्मनी में, कभी और कहीं। तो जॉनसन की डिमांड हुआ करती थी, मतलब पुलिस और जो एजेंसियां थी, क्योंकि वो बहुत कायदे से, करीने से बातचीत किया करते थे और मसले का हल निकाल देते थे। तो जॉनसन को एक बेस्ट नेगोशिएटर के तौर पर जाना जाता था। अब यहाँ उसी नेगोशिएटर को बुलाया गया कि शायद ये हमारा काम आसान कर देगा। तो जितने भी अंदर घुसे हुए थे चोर, उन्होंने बुलाया जॉनसन को। थोड़ी देर के बाद अब जॉनसन बैंक के गेट के सामने, लेकिन जब वो पहुंचे तो पुलिस वाले भी हैरान, देखा जॉनसन अपनी एक बड़ा सा ट्रक, और ट्रक को लेकर बैंक के सामने एक जगह थी, वहाँ ट्रक पार्क कर दी। पुलिस वालों ने पूछा भैया आप ट्रक? जॉनसन ने कहा तुम्हें दिखाता हूँ। अब वो ट्रक के अंदर जब देखा तो वो ट्रक क्या था, एक तरह से पूरा एक कंट्रोल रूम था। उसके अंदर सारे वॉकी टॉकी, बातचीत करने के, ये सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसे सिचुएशन में, नाजुक सिचुएशन में बातचीत करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत कूल माइंड भी होना पड़ता है, फिर सारी चीज़ें आपको अकेले में बात करनी होती है। तो ये इसीलिए मैंने स्पेशली ये डिज़ाइन ही किया है इस ट्रक को कि
ऐसे ही मौके पे इसका यूज़ करते हैं, और जॉनसन ने इस ट्रक का ऐसे ही मौके पर कई बार यूज़ किया था इससे पहले। खैर पुलिस कहती है अब आप बातचीत कीजिए। जो सामने वालों ने टाइम दिया वो वक्त आया, वॉकी टॉकी से मैसेज आया कि भाई जॉनसन आ गए, आप बात कीजिए। अब पहला आदेश आया कि जॉनसन से हम अकेले में बात करेंगे, कोई और बीच में डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी देर के बाद फिर कहा गया कि ठीक है इंतज़ाम करते हैं। मोनाको की पुलिस ने किया, अब जॉनसन बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अंदर से पहला जो मैसेज दिया वो ये कि आप पहले तमाम पुलिस वालों को कह दीजिए यहाँ से हट जाए, और इसके बाद हम अपनी डिमांड बताएंगे। जॉनसन चूँकि महारती इंसान थे इस मामले में, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा यहाँ से निकल कर जाना मुश्किल है, तुम पहले तो बैंक के अंदर जो भी स्टाफ है उनको छोड़ दो, और जो एक कस्टमर है उसको भी छोड़ दो, और उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। वो माने नहीं, तो फिर बोला कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे बुलाने का कोई मतलब नहीं है। जॉनसन ने कहा फिर तुम्हें जिससे बात करनी है तो मुझसे बात करो। जॉनसन बाहर निकलते हैं, उसके बाद पुलिस वाले से कहते हैं कि ये सिरफिरे लोग हैं, शायद काम के नहीं है मेरे, तो अब आप ही लोग निगोशिएट कीजिए। अब पुलिस वाले इधर परेशान, क्या करें, उनको तजुर्बा नहीं। उन्होंने जॉनसन से रिक्वेस्ट की, बोला नहीं मुझसे बात नहीं हो सकती। तब तक अंदर से फिर मैसेज आया कि ठीक है हम कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे काम भी हो जाए और सारी चीज़ें ठीक ठाक हो। अच्छा, अंदर वो लोग वॉकी टॉकी और ये सारे जो लगे हुए थे, आवाज़ें बाहर आ रही थी, तो बीच बीच में लोगों के चीखने की, चिल्लाने की, धमकी देने की कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी। तो जब ये बातचीत टूटी तो फिर उसके बाद लोगों की आवाज़ें आने लगी रोने की। तो पुलिस ने रिक्वेस्ट की, जॉनसन ने कहा ठीक है बात करते हैं। अब दोबारा जब ये बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी। उन्होंने कहा देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, बैंक के अंदर जो भी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, हमें 100 करोड़ रुपये चाहिए, 100 करोड़, और 100 करोड़ के अलावा हमें 2 बोट चाहिए बैंक के पिछले हिस्से में, वो समंदर था, और जब हम यहाँ से निकले तो हमारा कोई पीछा ना करे, अगर आसपास एक भी कोई हुआ तो फिर हम लोगों को मार देंगे। अब 100 करोड़ कैसे, कहाँ, ये बात की भी गारंटी नहीं कि वो छोड़ देगा। खैर जॉनसन ने कहा मोनाको की पुलिस से, उन्होंने अपने हायर अथॉरिटी से बात की। अब ये कैसे बिलीव किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए कि सामने वाला सही है अपनी बात पर या नहीं है। तो अब उसके लिए वक्त लगा, उन्होंने वक्त दिया, कुछ घंटे बीत गए। कुछ घंटे के बाद दोबारा आया कॉल, तो जाके इनकी बात मान ली जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अब अंदर से एक नई डिमांड आ गई। अंदर जो था वो उसने वॉकी टॉकी और उसके ज़रिए मैसेज भेजा कि ठीक है हम बाकी की सारी डील और बातें सिर्फ जॉनसन से करेंगे, और जॉनसन से मैसेज पे बात नहीं की, मतलब ये वॉकी टॉकी और बाकी चीज़ों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आप लोग भी सब सुन रहे हो। आप जॉनसन को बैंक के अंदर भेजो, गारंटी इस बात की कि उसे कुछ नहीं होगा। अब सारे लोग घबरा गए, भाई जॉनसन को भेजा जाए, इससे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन, अरबपति बिजनेसमैन है। खैर जॉनसन ने कहा कि मुझे ऐसे हालात से निपटने का तरीका आता है, वो तैयार हो गया। अब इसके बाद जॉनसन बैंक के अंदर गया। थोड़ी देर हो गई, जॉनसन बाहर नहीं आया। पुलिस वालों को लगा कि ये क्या कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब पुलिस वाले अभी उसी देहरादून में थे, करीब 1-1.5 घंटा बीत गया, जॉनसन बाहर नहीं आया, कोई खबर नहीं आई। पुलिस वाले को लगा कि इस सिचुएशन में क्या करें। तभी इत्तेफाक से उन्होंने राहत की सांस ली, देखा दरवाज़ा खुला और जॉनसन बाहर। अब जॉनसन बाहर आ गया। जॉनसन ने बताया कि 100 करोड़ रुपए उन्हें देने हैं, और उसने ये एक शर्त रखी है कि वो ये सारी चीज़ें दिन में हो रही हैं कि 100 करोड़ जैसे ही आएगा 2 बोट चाहिए, लेकिन वो इस बैंक को खाली करेंगे रात के 9 बजे, ताकि अंधेरा हो जाए और वो आराम से निकलने को उनका चेहरा भी ना देख पाए। अब ये डिमांड बड़ी अजीब, मुझे पुलिस को लगा कि अगर उन्होंने बैंक के आसपास से तो अपने स्टाफ जो फोर्सेस थी हटा लिए, लेकिन छुपे हुए वो लोग दूर दूर इधर उधर नज़र रखे हुए थे, ताकि मौका मिले तो कोई ऑपरेशन कर दें। लेकिन अब रात की डिमांड की, रात को निकलेंगे, अब रात के अंधेरे में उनको कैसे पकड़ा जाए, मुश्किल था ऑपरेशन, लेकिन मजबूरी थी, 70-80 लोगों की जान खतरे में थी। तो बाहर आए तो पहले तो पुलिस ने कहा नहीं आपको जो भी पैसे लेने अभी ले लो, जॉनसन के थ्रू बताया, लेकिन आप अभी निकल लो। उन्होंने मना किया, इधर से आनाकानी होने लगी, तब तक एक गोली चलने की आवाज़ आई, फिर हंगामा मचा, अंदर से लोगों के रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी।
पुलिस घबराई कि कहीं ऐसा ना हो कि मार दे। और ये भी था कि बहुत सारे अंदर जो लूटने के लिए गए थे उनकी तादाद 10-12 थी, जो बैंक रॉबर थे। पुलिस को लगा कि इस वक्त वो कुछ कर नहीं सकते, उनकी मांग माननी पड़ेगी। सरकार तक बात गई, सरकार ने कहा ठीक है, जो उनको मांग रहे हैं अब दे दो, किसी की जान खतरे में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये बैंक की साख का सवाल है। 100 करोड़ का इंतज़ाम किया गया और ये कहा गया कि रात 9 बजे पैसे अंदर आएंगे और ये पैसे लेकर आएगा जॉनसन, और चाहे तो जॉनसन अपने साथ किसी मोनाको की पुलिस के किसी भी अफसर को साथ लेकर आ सकता है। घड़ी में 9 बजा, 100 करोड़ रुपए लेकर जॉनसन अंदर की तरफ। जॉनसन ने कहा भी कोई पुलिस अफसर मेरे साथ चलना चाहे। अब वो सब शरीफ देश के लोग, ये प्रोफेशनल, वो घबराए, उन्होंने कहा आप ही जाके बात कर लीजिए। जॉनसन अकेला अंदर गया पैसे लेकर, और उसके बाद अब पुलिस वाले इंतज़ार करने लगे कि एक एक करके बाहर बंधक वापस आएंगे। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गया, 1 बज गया, कोई अंदर से खबर नहीं, और पुलिस वालों के पास इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं। सुबह 6 बजे अचानक पुलिस वालों के पास मैसेज आता वॉकी टॉकी से। एक शख्स बड़ी दबी आवाज़ में पुलिस वालों से बात कर रहा और कहता है मेरा नाम माइकल है, मैं इसी बैंक का मुलाजिम हूँ और छुप के बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप बताओ। तो उसने कहा साहब जितने भी हमारे जो बैंक के कर्मचारी हैं वो सब एक हॉल में बंद हैं, और चूँकि मोबाइल है नहीं, लैंडलाइन का एक ज़रिया था, लैंडलाइन भी काट दिया उन्होंने, तो इसलिए मैं उन्हीं के एक वॉकी टॉकी मिल गया, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि अभी कहाँ पे हैं सारे रॉबर? तो उसने कहा बैंक में तो कोई रॉबर ही नहीं है। उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने कहा जी सारे एक हॉल के अंदर बंद हैं, हॉल का दरवाज़ा बाहर से बंद है और कोई रॉबर नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे। तो बोले रोने पीटने की आवाज़। उन्होंने कहा वो पता नहीं, जब शुरू में आए थे तो कोहराम मच गया। उन्होंने कहा कि जो भी हंगामा करेगा हम उसे गोली मार देंगे, बंदूकें दिखाए, कुछ लोग थे तो चीख पुकार मच गई। उसके बाद बस इतना ही। उसके बाद उन्होंने कहा ये पिछले कई घंटों में बीच बीच में लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं। बोला नहीं सर ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ तो अंदर सन्नाटा है। अब पुलिस वालों को माथा ठनका कि ये मामला क्या है। सुबह के 6:30 बजे जॉनसन बाहर नहीं आ रहा है, अंदर से ये कह रहा है कि कोई रॉबर नहीं है, क्या किया जाए। अब पुलिस की टीम कहती है कि नहीं, अंदर दाखिल होते हैं पूरे ऑटोमेटिक वेपन के साथ, फ्रंट गेट से। मोनाको की पुलिस, उनकी जो एजेंसियां हैं, उनके लोग एक्सपर्ट बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सारा बैंक खाली है, कोई स्टाफ नहीं है। एक बड़ा सा हॉल था, उस हॉल का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर सारे मुलाजिम हैं। अब वो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि रॉबर कहाँ है, सारे जॉनसन कहाँ है। अब बैंक के बेसमेंट में सारे लॉकर थे। अब वो बेसमेंट में पहुँचे तो देखते हैं कि बेसमेंट में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे से पुलिस की एक टीम उतरी तो देखा कि ये पीछे समंदर के तट पर इस गड्ढे का मुंह है, मतलब वो गादा एक सुरंग बनाया गया था। जो लॉकर थे सारे खाली हैं, मतलब करीब 10,000 करोड़ रुपए सब गायब। अब पुलिस वहां खड़े होकर अपना सर पीट रही और ये सोच रही है कि ये जो पिछले करीब 20-22 घंटे से इस बैंक के अंदर चल रहा था वो सपना है, क्या हकीकत है। सारी चीज़ें अब रिकॉल कर रहे हैं। जॉनसन तो आया नहीं। अब वो उसके ट्रक में गए, ट्रक में देखा कुछ नहीं है, कहा कि भैया एक ट्रक को हटाओ। जब ट्रक को हटाएगा तो देखा जहाँ पे ट्रक पार्क है उसके ठीक नीचे एक टनल है। अब पुलिस ने कहा ये क्या इशू है। अब इसके बाद सारी जब तलाशी सर्चिंग शुरू हुई, गड्ढे से लेकर समंदर के तट तक जब पूछताछ हुई, फिर चीज़ें देखी गई। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी और मोबाइल भी बहुत कम ही थे, कैमरे वैमरे का उतना था ही नहीं, और ये देश इतना शरीफ था कि मजबूत दीवार और लोहे के गेट और इन्हीं सब चीज़ों पे इसने अपनी पूरी इस बैंक की बुनियाद रखी हुई थी। तो पता चला कि इस तट के पास पिछली रात एक पनडुब्बी देखी गई थी, एक छोटा सा सबमरीन, और ये लगातार इसके आसपास थी। अब जब इस पनडुब्बी की बात आई तो फिर पुलिस को पूरी कहानी समझ में आई। इसके बाद जब सारी कड़ियां जोड़ी गई तो जो पूरी कहानी आई वो कुछ यूं थी। इस बैंक में
नेगोशिएटर जॉनसन का भी अकाउंट था। जॉनसन एक अरबपति था, जर्मनी का रहने वाला था। उसने इस बैंक को देखा, उसे लगा कि यहाँ पे उसके जैसे तमाम अरबपतियों के पैसे हैं। लालच बुरी चीज़ होती है। उसने कहा आराम से 10,000 करोड़ तो कहीं नहीं गए होंगे, उसकी मिल्कियत में और इजाफा होगा। उसके बाद उसने इस बैंक को लूटने का प्लान बनाया। अपने कुछ लड़कों को साथ रखा, बैंक के अंदर गया और कुछ नहीं, बड़े शरीफ लोग थे, सबको एक हॉल में बंद कर दिया गन दिखाकर। इसके बाद अब उन्होंने टेप रखा हुआ था, उस टेप को वॉकी टॉकी और उसके थ्रू जो बाहर लाउड स्पीकर था वो बीच बीच में चला देते कि लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। बीच में एक गोली की आवाज़ सुनाई दी और फिर प्लान के तहत उन्होंने कहा कि इस पूरे बातचीत का जो नेगोशिएशन करेगा, जो बातचीत करेगा पुलिस सरकार की तरफ से, वो खुद जॉनसन होगा। यानी जिस शख्स ने इस बैंक रॉबरी की साजिश रची, वही शख्स बैंक के अंदर बैठे रॉबर से नेगोशिएशन कर रहा है। मास्टर वही था, मास्टरमाइंड वही था। उसने उस बैंक के अंदर से ही तमाम वक्त लिया, सारे लॉकर तोड़े और उसके बाद जो सबमरीन थी, पनडुब्बी, इधर पुलिस को उलझा कर रखा, 2 बोट मंगवा कर रखा कि उस बोट से जाएंगे। पुलिस की नजर निगाहें उस बोट पर है कि रॉबर बैंक से निकलेंगे, इस बोट पे जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एक गड्ढा, एक टनल जो पहले से है वो समंदर के दूसरी तरफ तट के ऊपर खुलेगा और वहाँ पे एक सबमरीन है। वो उसी रास्ते उस तट तक पहुँचे, उस सबमरीन में बैठे, सारा माल लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। पुलिस बेवकूफ़ बन चुकी थी, सारे लोग बिल्कुल सेफ थे, उनको बाहर निकाला गया। अब अगले दिन तक अखबारों में खबर आई, लेकिन फिर ये हुआ कि क्या किया जाए इस बैंक रॉबरी का। तो तय हुआ कि मोनाको चूँकि एक बड़ा सेफ जगह है, टैक्स हेवन है, लोग काले धन यहाँ आके रखते भी हैं। अगर ये बात पता चल गई दुनिया को, तो दुनिया के अमीर लोग, रईस लोग जो यहाँ बेफिक्र होकर आते हैं छुट्टियाँ मनाने, उन पे बड़ा असर पड़ेगा इकोनॉमी का, इकोनॉमी गिर जाएगी। तो फिर ये तय हुआ कि एक झूठी कहानी सुनाई जाए, वो ये कि इस बैंक रॉबरी को सॉल्व कर लिया गया है, थोड़े बहुत पैसे लूटे गए थे वो सब रिटर्न हो गया। लेकिन आज भी, और जो अमीर रईस लोग थे जिनके बैंक में पैसे थे, कहते हैं कि उन सबको बुलाकर सच्चाई बता दी गई थी, शायद उनको कुछ मुआवजा भी दिया गया और उन्होंने भी ये बात अपने तक रखी। क्यों? क्योंकि उनके भी जो पैसे और सारी चीज़ें थी वो एक तरह से ब्लैक मनी था। तो जब ब्लैक मनी है तो फिर पुलिस के पास वो कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे कि ये मेरा धन है। और उनकी शर्त ये थी कि आप एक बार बैंक में जो भी पैसे रखेंगे, आपको, आपके अलावा दुनिया में किसी को नहीं बताया जाएगा, जो स्विस बैंक का रूल है। तो इस तरीके से इस पूरी कहानी को अंजाम दिया गया और एक जो नेगोशिएट कर रहा था, द नेगोशिएटर, वही था मास्टरमाइंड। 10,000 करोड़ रुपए की इस बैंक चोरी का 31 साल हो गए हैं, कहते हैं आज भी इसकी सच्चाई नहीं मालूम। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ वही उससे अपने पहला सिलसिला। आज दानिश, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दानिश। और ये आनी अली ने भेजा है, मुंबई से हैं। थैंक यू सो मच आनी जी आपके इस मेल के लिए। अशोक, बल्कि आशीष शर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष। और ये रजनी शर्मा जी के पति इस्माइल का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इस्माइल। और ये रिजवान शेख ने भेजा है। साथ ही अरुण कुमार, इनका भी बर्थडे है, ये नेपाल से हैं और अबू धाबी में रह रहे हैं इस वक्त, तो हैप्पी बर्थडे अरुण। इसके अलावा धर्मेंद्र सहानी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र जी। और ये भेजा है कनिष्का ने भेजा और साथ ही ईशा ने भेजा। साथ ही प्रीति एंड पवन सिंह की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये भेजा है इनकी लाडली बिटिया पूर्वांशी सिंह ने। साथ ही आलिया एंड अली फरहान, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो आलिया और अली, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। खतीजा, वीरानी एंड ईवा लंदन में है। एंड थैंक यू सो मच ईवा, आपने ये जो मेल लिखा है। एंड आपकी मम्मी को भी थैंक यू सो मच दिल से इस प्यार के लिए। सुषमा सिंह मुंबई से हैं ये। अभी मैं जब ये कहानी रिकॉर्ड करने आया था, उससे पहले हमारे दफ्तर में ये कुलीग मिली लिफ्ट में, और उन्होंने मुझे कहा कि एक बहुत पाबंदी से कहानी सुनती हैं, आपकी फ़ैन हैं। उन्होंने कहा हमारी भाभी हैं सुषमा सिंह जी, ये मुंबई में रहती हैं,
तो थैंक यू सो मच सुषमा जी, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आज मैं कहानी में आपका फिर जिक्र भी करूँगा। तो थैंक यू आपके इस प्यार के लिए, आप हमेशा अच्छी रहें। रवि कुमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा प्रेम सिंह, इसके अलावा प्रेम सिंह समेत बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में, जो मैं शुरू में कह चुका, तो इसलिए अब उसको रहने दीजिए। यशपाल बिश्नोई, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे कहूँगा, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि दुआएं कीजिएगा, प्रार्थनाएं कीजिएगा जीत के लिए, पर अब एक चीज़ कहूँगा, हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। 10 मैच हमने बहुत अच्छा खेला, तो हम में से किसी को भी टीम इंडिया से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन अच्छा खेले और 10 मैच शान से खेले, बस एक मैच बुरा खेले, होता है ज़िंदगी में। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।